बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज़ में इस्लामाबाद जो आजकल एहतजाजी धरनों का और मुजाहरों का क़ियाम आजगा बना हुआ है, उसके बारे में कुछ बात करें। आज भी एक मुजाहरा हुआ है, डी चौक में एक धरना चल रहा है जिसमें कि बलूचिस्तान के लापता अफराद के लवाहिकीन अपने अपने जो प्यारे हैं उनकी वापसी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मदद के और उनकी तवज्जो के तलबगार हैं। मुतालबा कर रहे हैं कि उनके लवाहिकीन को पेश किया जाए, अदालतों में पेश किया जाए, उनके सामने पेश किया जाए या मीडिया के ऊपर पेश किया जाए, लेकिन किसी भी तरीके से जो लापता अफराद हैं उनके मसले को हल किया जाना चाहिए। ये तमाम लोग बलूचिस्तान से आए हैं, कोयटा से आए हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म उनकी बात सुने और उनके मुतालबे तस्लीम करें। हमने आज बात की है यहाँ पे हसीबा कमरानी, जिनके 2 भाई लापता हैं, और कुछ और लवाहिकीन जिनके प्यारे जो हैं वो लापता हो चुके हैं। वो क्या कहते हैं वज़ीर आज़म से, वो क्या अपील कर रहे हैं दर्दमंदाना, जरा सुनिएगा। हसन हमारा इकलौता भाई है और सौदा लेने के लिए गए, फिर वो वापस नहीं आया। फिर रात के टाइम कुछ औरतें हमारी घर आई तो उन्होंने बताया कि आपके भाई को पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं। हमारे एक बड़े भाई को पहले भी शहीद कर दिया जा चुका है। दुपट्टा हमारे सर पे नहीं था, पैरों में चप्पल नहीं थे, हम रोड पे दौड़ रहे थे अपने भाई को बचाने के लिए। लेकिन जब हम निकले तो हमने सिर्फ हिज़्बुल्लाह को देखा कि कुछ लोग उसे खींच के लेके जा रहे, गाड़ी में डाल रहे। कोई भी एफआईआर काटने को तैयार ही नहीं था। हम जानते हैं कि हमारे भाई को उठाने वाले कौन है, इससे पहले किसने उठाया था और अब किसने उठाया, लेकिन कमीशन में भी हमें झूठा करार दिया जाता है। हमारी बात को कोई सुनता ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आपके भाई को हम 2 दिन के अंदर बाजियाब कराएंगे, अगर वो अफगानिस्तान चला गया है तो हम उसे वापस लेके आएंगे। हमें वज़ीर आज़म साहब हमारे भाइयों की बाजियाबी के मुतालिक हमें नहीं बताते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और मुझे खुद सोजी भी करना पड़ा तो शायद मैं करूँ। क्या पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आईने पाकिस्तान के तहत उनको ये जमानत हुकूमत पाकिस्तान नहीं दे सकती? वज़ीर आज़म से यही अपील है कि वो इनकी बात सुने। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जनाब एहसन इकबाल साहब से इस मामले के ऊपर कि पीडीएम के जो मुश्तरका कैंडिडेट हैं जनाब यूसुफज़ई गिलानी साहब, क्या उनकी कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं, और अगर हैं तो उनको यकीन दहानी क्या है? क्या होगा? तहरीक अदम एतमाद की तरफ अपोजिशन कैसे बढ़ सकती है और किस तरह से तमाम मामलात को देख सकती है, खास करके लॉन्ग मार्च से पहले और फिर मरियम नवाज साहिबा जो फरमा रही हैं कि वो सर्जरी के लिए बाहर उनका इलाज हो सकता है लेकिन वो नहीं जाएंगी। फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि बैकडोर राब्ते किए गए हैं। इन सारे मामलात पे हम बात करेंगे चौधरी एहसन इकबाल साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो जाहिर है कि इस वक्त सेनेट के इंतखाबात का मामला है और यूसुफज़ई गिलानी साहब आप यहाँ से आपके कैंडिडेट हैं, मुश्तरका कैंडिडेट हैं। पूरा इलेक्शन एक तरफ और ये इलेक्शन जो है खासी अहमियत का हामिल हो गया, उनको चैलेंज भी कर दिया गया आज। क्या आप समझते हैं कि ये कामयाबी के चांसेस जो हैं, इम्कानात, वो रोशन है या ये सिर्फ आपने खाना पूरी की है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई के अंदर एक अंदरूनी बगावत बरपा है
جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. جو جماعت ڈھنگ سے سلیقے سے سینٹ میں اپنے امیدواروں کو ٹکٹ بھی جاری نہیں کر سکتی، وہ ملک کے نہایت ہی پیچیدہ مسائل، چاہے جس میں پاور سیکٹر ہو، سرکولر ڈیٹ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو یا ملکی اکانومی کے اس میں ایشوز ہوں، وہ کیسے حل کر سکتی ہے. اور اس وقت ایک تماشا بنا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کہیں اپنے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرنے والے سرجن کو، کسی جگہ اپنے جو کاسمیٹک ایستھیٹک سرجری والے سرجن کو، کسی جگہ اپنے فائنینسرز کو ہر قیمت پہ لانا چاہتے ہیں. فرینڈز آف عمران خان کو وہ تھوپنا چاہتے ہیں پارٹی کے اوپر، اور پارٹی کے جو منتخب اراکین ہیں وہ ریبیل کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز ان کے اپنے ہی فیصلے اوور ٹرن ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ متنفر ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو جنہیں زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے وہ ووٹ دیں، یا تو وہ ان کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے تو شاید ایبسٹین کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایبسٹین والی بات کل پیپلز پارٹی کے حلقوں سے بھی ہمیں پتہ چلی، بلکہ ناصر شاہ صاحب نے کہی، لیکن یہ جو پرائم منسٹر نے ایک بات کہی تھی کچھ دن پہلے، بلکہ 2 بار کہی انہوں نے، کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ زیادہ نشستیں لے سکتی ہے حکومت. آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو ایبسٹین کرنے والی بات ہے، کتنا یقین ہے آپ کو کتنے لوگ ایبسٹین کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو میڈیا کے اوپر خود پی ٹی آئی کے اراکین اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ ایبسٹین کرنے کو ترجیح دیں گے. اور عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں رہ کے وہ زیادہ سیٹیں نکال لیں گے، تو دراصل وہ ہارس ٹریڈنگ کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں. اسی طرح جیسا کہ جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئی تھی تو عمران خان صاحب نے اس کے باوجود کہ 64 اپوزیشن کے اراکین وہاں موجود تھے، بہت اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ ہم اسے ڈیفیٹ کر لیں گے. اور بعد میں یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے 64 کو 52 بنا لیا. اور کس طریقے سے اسے کیا، سوائے اس کے کہ ہارس ٹریڈنگ کی ہوگی یا دھونس استعمال کی ہوگی، اس کے علاوہ تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور اب انہیں بڑی شفافیت یاد آ گئی اور وہ بڑے اصول پسند بن گئے ہیں کہ میں سینٹ کے اندر یہ معاملات ہی کرنا چاہتا ہوں. بھئی یہ جو ویڈیو ہے یہ 2018 سے آپ کے پاس تھی، تو آپ نے اس کا کیا استعمال کیا ہے؟ کیوں نہیں اسے الیکشن کمیشن کو بھیجا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں؟ آپ خاموش رہے. اور اب جب آپ کی پارٹی میں اندرونی بغاوت کا آپ کو سامنا ہے تو آپ کو یہ سارے اصول یاد آ گئے ہیں، اور اب آپ سپریم کورٹ کو جھونک رہے ہیں اس سیاسی تنازع کے اندر کہ وہ آپ کو بیل آؤٹ پیکج دے. میں سمجھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فاضل جج صاحبان ہیں وہ اس مسئلے کی جو آئینی اور سیاسی پیچیدگی ہے اس کو ضرور سمجھیں گے. اور ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے کسی سیاسی جھگڑے کے اندر اس کو فریق بنایا جائے. جو صاحب بالکل آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا، تو سپریم کورٹ ظاہر ریمارکس کے اوپر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا فیصلہ دے گا، لیکن آج الیکشن کمیشن کا جو موقف تھا اس کو تو انہوں نے مسترد کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی ترمیم بنتی ہے، یہ سپریم کورٹ کے اندر نہیں آ سکتا معاملہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی درمیانی راستہ اختیار کر سکتی ہے؟ آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پیشن گوئی پہ چلتی ہیں کسی حد تک. جی، ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اور ایک بہت ہی ادنا طالب علم قانون کے ہونے کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ہوتی. آئین میں یا آئین کے مطابق ہوتا ہے یا آئین کے خلاف ہوتا ہے. دیر از نو مڈل گراؤنڈ. یہ معاملہ جب حکومت نے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیمی بل پیش کیا تو خود اس کو اعتراف کر لیا کہ سینٹ کے طریقہ انتخاب میں تبدیلی کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. اب جہاں پہ آئینی ترمیم درکار ہے وہاں سپریم کورٹ کی آبزرویشن، سپریم کورٹ کی ایڈوائس یا کوئی آرڈیننس اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. اور ہمیں ملک کے اندر کوئی آئینی کنفیوژن یا انارکی پیدا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس طرح تو پھر بہت سے دروازے چور کھل جائیں گے. کل کو آپ ایک آرڈیننس کے ذریعے کہیں گے ہم نے 18ویں ترمیم بھی ریورس کر دی ہے، یا ہم نے آئین کے اندر 58(2)B کو بھی دوبارہ متعارف کرا دیا ہے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن جو مجاز ادارہ ہے وہ ایک اٹانومس ادارہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی
तमाम इदारों को एक दूसरे की आजादी का एहतराम करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है चाहे साहब, अगर ऐसा होता है कि ये फैसला खिलाफ आता है यानी ओपन बैलेट के हक में आता है, तो आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि ऑर्डिनेंस तो अपनी जगह पे 3 महीने के लिए है और उसके तहत ही इलेक्शन होने हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देती इसके ऊपर, तो फिर कल को ये कलअदम भी तो हो सकते हैं इंतखाबात। जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा ना कि जब ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा तो फिर उस इंतखाब की जो होने का जो पूरा तरीक़ेकार है वो भी मुतनाज़ हो जाएगा कि एक ऐसे कानून के तहत किया गया जो एक खास मखसूस हालात में एक हुकूमत ने एग्जेक्टिव एक्सपीडियंसी के तहत उसको राइज किया और अपनी मर्जी के इंतखाब कराया, उसके बाद वो लैप्स हो गया। ये तो कल को फिर कोई भी हुकूमत इस तरह ऑर्डिनेंसेस के जरिए तरीकेकार को तब्दील करती रहेगी। तो मैं बहुत अदब के साथ ये चाहूंगा कि हमारे फाजिल जज साहिबान को इस मसले की आईनी हैसियत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को किसी ऐसे तनाजे में फरीक नहीं बनाना चाहिए कि जिससे ना सिर्फ हमारे अंदर नए आईनी मुबाहिसे पैदा हो जाए, बल्कि हमारी सियासत में भी हमारी सुप्रीम कोर्ट किसी की फरीक बंदी नजर आए। ये क्योंकि खालिसतन इस वक्त पीटीआई की क़यादत का मसला है, जो अपने पसंदीदा मनपसंद दोस्तों को सेनेट में लाने के लिए आईन और कानून सबके खिलाफ जंग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब जो आप गिलानी साहब के नॉमिनेशन वाला मामला है जो कि चैलेंज हो गया, अब इसके बाद क्या होगा इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा, लेकिन अगर वो नाकाम होते हैं तो आपको नहीं लगता कि पीडीएम को काफी, क्योंकि बड़ी हाइप बन गई है, काफी नुकसान होगा, और अगर कामयाब होते हैं तो तहरीक अदम एतमाद आप ला सकते हैं ऐवान के अंदर, नहीं? जी देखिए, दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि पीडीएम को कोई सेटबैक ऐसा खास नहीं होगा, क्योंकि हमें उम्मीद है कि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे, और अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसी जगह पर कोई मुश्किल आती है तो हर नशिस्त के ऊपर पीडीएम ने कवरिंग कैंडिडेट्स रखे हुए हैं। और इन हाउस चेंज के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको कन्विंस कर चुकी है शायद इस मामले के ऊपर भी। देखिए, जो इन हाउस चेंज है वो अगर आप उसको इस तनाजुर में देखें कि इन हाउस चेंज के जरिए इस हुकूमत को रुखसत किया जाए और नया प्राइम मिनिस्टर 3 महीने के अंदर नए इंतखाबात का ऐलान करे, उसमें एक ट्रांजिशन के लिए तो समझ में आती है। लेकिन अगर हम ये समझें कि इस हुकूमत को निकाल कर हम कोई एक मुतबादल अगले 2-2.5 साल के लिए मुस्तहकम हुकूमत बना देंगे, तो ये एक खाम ख्याली है, क्योंकि इस असेंबली की जो तकसीम है वो इस कदर मुंतकसिम है या इतनी डिवाइडेड है कि यहाँ पर कोई स्टेबल हुकूमत इस कौमी असेंबली के अंदर से नहीं बनाई जा सकती। और मुल्क को जिन फैसलों की जरूरत है, मुल्क को जिस इस्तेहकाम की जरूरत है, वो मुस्तहकम हुकूमत इस असेंबली के अंदर से तो कम अज कम मुझे कॉबल अप होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन क्या आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च के नतीजे में वजीर आजम जो है वो इस्तीफा देके घर जा सकते हैं? क्या आपको लगता है, क्या ये बेहतर नहीं है कि आईनी तरीके से तब्दीली की जाए, ना कि सड़कों के जरिए से, लॉन्ग मार्चेस के जरिए से? जी देखिए ना, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ये तो उस सूरत में कामयाब हो सकती है कि जब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के न्यूट्रल हों और चंद हमारी सियासी जमातें जो कि कुछ इशारों के ऊपर जगह बदलती हैं तो वो न्यूट्रल हो जाएं और वो अपनी आजादी के साथ फैसले कर सकें। लेकिन अगर हमारा ये जो बंदोबस्ती निजाम इस वक्त 2018 में चलाया गया है, ये इसी तरह रहेगा और बाज ताकतवर हल्कों की इस हुकूमत की पुष्ट पे हमायत रहेगी, तो ये तवक्को रखना कि काफ लीग या MQM अपनी वफादारी तब्दील कर लेंगे या वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट दे देंगे, ये खाम ख्याली है। तो अदम एतमाद तो नंबर्स के जरिए आता है ना, तो इसलिए इस पूरे निजाम के अंदर जो हमारा बयानिया है और जो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि ये पीटीआई अपने पैरों पे नहीं खड़ी, ये बोरोड लेग्स के ऊपर खड़ी है। अगर तो वो बोरोड लेग्स पीछे हट जाए तो फिर ये खुद ब खुद गिर जाएगी, फिर ये अपना जवाब शायद 15 दिन भी ना कायम रखे। लेकिन यही उसूल पीडीएम के कैंडिडेट के लिए भी तो है। अगर गिलानी साहब इतने वोट ले लेते हैं तो फिर तो एक पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार या तब्दीली जो है इन हाउस वो हो सकती है। उस सूरत में आपको क्या लगता है? देखिए, वो गिलानी साहब का जो कैंडिडेचर है उसके मखसूस आपको हालात देखने चाहिए कि उनके बिलमुकाबिल एक ऐसे इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट हैं कि जिनकी इस निज़ाम में कोई जड़ें नहीं है और खुद पीटीआई के अपने
नुमाइंदे कहते हैं कि हम उन्हें किसी कीमत पे वोट नहीं देंगे। तो लिहाजा जो गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का इलेक्शन है, ये एक मखसूस पस मंजर के अंदर देखा जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इससे हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कोई दलील आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। चौधरी साहब, जो मरियम साहिबा ने स्टेटमेंट दिया है कि उनकी सर्जरी है और उनको जाना, उनका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, जिसको कि आज शेख रशीद साहब ने मुस्तरद कर दिया है, इसको क्या समझा जाए? इसको बहुत सारे लोग जो सियासी मुबस्सरीन है इसको इशारा समझ रहे हैं कि वो जा सकती हैं और वो जाने का इशारा दे रही हैं, जिसको कि आज शेख रशीद ने मुस्तरद किया है। देखिए, उन्होंने जहां तक उस बयान में इसका जिक्र किया है, मैंने जो सुना है, साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं इस हुकूमत से कोई दरख्वास्त नहीं करूंगी और मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो इसलिए अभी कोई ऐसी सूरत हाल दरपेश नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि मरियम साहिबा ने बैकडोर राब्ते किए हैं और उनको इनकार किया गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, इस हुकूमत से बैकडोर राब्ते करने का क्या फायदा है? ये हुकूमत तो जो इस वक्त एक इंतकामी एजेंडे पर चल रही है, किसको नहीं पता कि इस हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हथकंडा है, वो ये है कि ये नफरत के ऊपर और इंतकाम के ऊपर हर फैसला करने हैं। तो अगर इनके साथ कोई ऐसी रिलीफ के लिए अप्रोच करेगा तो सबसे पहले तो वो खुद उस मुगालते से निकले। तो मैं नहीं समझता कि कोई इनसे बैक डोर किया, फ्रंट डोर किया, किसी खिड़की या दरवाजे या रोशनदान से राब्ते की कोशिश करेगा। ये हुकूमत तो वैसे ही मेरे ख्याल में अब चंद अगर हफ्तों की नहीं तो चंद महीनों की मेहमान है। अभी आप ये जो देख रहे हैं तोड़ फोड़, ये इस पूरे सिस्टम की जो उखाड़ पिछाड़ है वो शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान की तारीख में जब भी कोई हुकूमत रुखसत होती है तो उसके आखिरी 90 दिन के जो हालात हैं वो तमाम असबाब अब इस हुकूमत पे चस्पा होते नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये हुकूमत का तो वैसे ही आखिरी दमों का सफर शुरू हो चुका है। आप कह रहे हैं कि आखिरी दमों पे है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये आखिरी दम कैसे होंगे चौधरी साहब? जी, वो इसलिए ना, देखिए, पाकिस्तान की ये वो बदकिस्मत तरीन हुकूमत है कि जिसकी पुश्त के ऊपर 70 साल में इस तरह इस्टेब्लिशमेंट की ताईद खड़ी नहीं हुई किसी हुकूमत के साथ जो इसके साथ थी। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में किसी को अदलिया से इतने फेवरेबल हालात नहीं मिले जितने इस हुकूमत को मिले। पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में मीडिया को सेंसरशिप ऐसा किसी जमहूरी हुकूमत को नहीं मिला जैसा इस हुकूमत को मुस्बत रिपोर्टिंग का मिला है। पाकिस्तान की 70 साल में ऑपोजिशन को कुचलने का फ्री हैंड किसी हुकूमत को ऐसा नहीं मिला जैसे इस हुकूमत को मिला है। पर ये है ही इस दर्जे के क्या ये सच नहीं है चौधरी साहब कि इतनी कमजोर अपोजिशन भी कभी नहीं मिली जो इस वक्त इस हुकूमत को मिली है? आप समझती हैं ये कमजोर अपोजिशन है कि जिसने इस हुकूमत को तकरीबन 2 सालों में वहां ला खड़ा किया है कि जहां हुकूमतें 5 साल के बाद भी इनके हथकंडे का मुकाबला किया है। पाकिस्तान की ये सबसे बहादुर ऑपोजिशन है जिसका हर टॉप लीडर इनके झूठे मुकदमों का सामने करके आया है, लेकिन कोई एक काउंसलर तक भी पार्टी से नहीं टूटा। आज ये मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा एजाज है कि हमारी टॉप लीडरशिप, हमारी सेकंड लाइन लीडरशिप, थर्ड लाइन लीडरशिप, सब पे हमले किए गए हैं, झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, लेकिन एक काउंसलर भी पार्टी से और अपनी क़यादत से पीछे नहीं हटा। तो ये तो एक बहुत बड़ी नई, मैं समझता हूं कि उम्मीद है पाकिस्तान में। सब लास्ट क्वेश्चन, सेनेट इंतखाबात में कौन किसको, क्या अपोजिशन सरप्राइज देगी तो कितना देगी, किस हद तक सरप्राइज दे सकती है, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। जी, देखिए, मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन की जो ड्यू सीट्स हैं वो हम इंशाल्लाह जीतने में कामयाब हो जाएंगे। हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि ऑपोजिशन की सीटों को उचके या वो हॉर्स ट्रेडिंग करे, इंशाल्लाह उसमें वो नाकाम होगी। और अगर ऑपोजिशन अपनी नशिस्तें जो उसका शेयर बनता है निकालने में कामयाब होगी तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमाओं में जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PDM के सीनियर रहनुमा चौधरी हसन इकबाल साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।